कि एक बार फिर योगेंद्र यादव जी रेवाड़ी पहुंचे हैं और आज उन्होंने आयोजन यहाँ पर किया है और बकायदा प्रेस वार्ता की है, पत्रकारों से रूबरू हुए हैं। तो एक बार पहले इनसे जानते हैं जो आज का इनका कार्यक्रम था, रेवाड़ी का क्या था, उसके बाद अपने सवाल जवाब इनसे करेंगे। जनाब पहले तो बताइए, आज आप रेवाड़ी पहुंचे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बुलाया, तमाम पत्रकार वार्ता की, 2 मिनट के अंदर संक्षिप्त में मैं जानना चाहता हूँ क्या था आज का जो छोटा सा कार्यक्रम था। उसका उद्देश्य केवल इतना था कि पार्टियों के बाहर जो कार्यकर्ता हैं, जो जन आंदोलनों के कार्यकर्ता हैं, खासतौर पे किसान आंदोलन के कार्यकर्ता हैं, हमारे मणेठी एम्स का आंदोलन हुआ था, दलित कार्यकर्ता हैं, युवाओं के बेरोजगारी के सवाल के कार्यकर्ता हैं, उन सबको बुला के भारत जोड़ो अभियान की तरफ से हम चुनाव की तैयारी करें। भारत जोड़ो अभियान कोई चुनाव लड़ नहीं रहा है। हमारी केवल ये मान्यता है कि इस बार दल से ऊपर देश, ये देश बचाने का चुनाव है और जैसे 77 में कांग्रेस को हराना जरूरी था, उस तरह से 2024 में कांग्रेस को जिताना जरूरी है। तो तमाम कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके हमने तैयारी की कि कैसे आने वाले एक सप्ताह में हम कांग्रेस कैंडिडेट के लिए प्रचार करेंगे। हम कांग्रेस से नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन कांग्रेस को जिताना इस वक्त ऐतिहासिक जरूरत है और इस ऐतिहासिक काम में हम अपनी क्या भूमिका निभाएंगे, उसके बारे में आज का सम्मेलन था। और मुझे बेहद खुशी हुई कि तमाम अलग अलग संगठनों, आंदोलनों के लोग आए और सबने एक स्वर में फैसला किया कि राज बब्बर जी, जो कि कांग्रेस के यहाँ से कैंडिडेट हैं, उनको जिताने के लिए हम अथक प्रयास करेंगे। अथक प्रयास करेंगे। आप खुद रेवाड़ी के रहने वाले हैं, रेवाड़ी आप आए हैं और यहाँ से राज बब्बर को उम्मीदवार बनाया है। अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पहले इसी सीट पे बात कर लेते हैं, फिर आपसे राष्ट्रीय बात करेंगे, क्योंकि जब आप क्षेत्र में आए तो किस तरीके से देखते हैं राज बब्बर? मैं समझता हूँ खुशकिस्मती है हमारी कि हमें ऐसा एक शख्सियत मिली है, एक कैंडिडेट के रूप में। वो शख्सियत जो कि देश के सिर्फ रंगमंच पे ही नहीं, देश के राजनीतिक मंच पे। राज बब्बर जी 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं, 3 बार लोकसभा के, 2 बार राज्यसभा के। अनुभवी कोई, तो ये ऐसा कोई एक्टर नहीं है जो अचानक बॉम्बे से यहाँ पे आ गया है। ये एक वरिष्ठ राजनेता है, समझ रखते हैं, संवेदनशील व्यक्ति हैं और मुझे बेहद खुशी है कि वो व्यक्ति चुनौती देने के लिए आया है। सवाल यहाँ उठता है बाहरी अंदर का, तो उनके लोग तो जवाब देते हैं कि हाँ, वो राज बब्बर बाहरी इसलिए है कि वो कमरों के अंदर नहीं बैठते, सड़क पे रहते हैं, बाहर रहते हैं। लेकिन मैं मोटे तौर पे कहता हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पैदाइश कहाँ, आपकी कहाँ हुई, मेरे को तो ये पता भी नहीं है। लेकिन आप मेरे इलाके के दुख सुख की खबर लेते हो, मेरे को इससे मतलब। मेरे को राज बब्बर से ये मतलब है कि भाई, जब ये मेरा प्रतिनिधि बनेगा तो मेरे लोगों के इलाके की दुख सुख की खबर लेगा कि नहीं, उपलब्ध रहेगा कि नहीं। और उनका रिकॉर्ड दिखाता है कि उपलब्ध रहने वाले आदमी है, जनता के बीच में, जनता के साथ रह के काम करने वाले आदमी है। मेरे लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंदर वाले ने पिछले 30 साल से क्या काम करके देख लिया, वो तो सारे देश ने देख लिया है, यहाँ की जनता ने देख लिया है। तो मेरे लिए केवल दुख सुख जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है और कोई बात महत्वपूर्ण नहीं। योगेंद्र जी, जो बाहरी का लोग करते हैं उसको लेकर के खुद जो भाजपा के समर्थक हमारी डिबेट में बैठते हैं, लोकतंत्र को कहीं से भी लड़ सकता है, बोला अगर ऐसे इनको बाहरी कहेंगे तो फिर मोदी जी भी वाराणसी आकर के लड़े गुजरात से। एग्जैक्टली। तो मैं समझता हूँ इस तरह के सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। इस तरह के सवाल तभी उठाए जाते हैं जब कैंडिडेट अपने आप को कमजोर महसूस करता है। सवाल ये है कि पार्टी के कैप्टन अजय सिंह यादव थे, उनको इग्नोर करके के जैसे भी टिकट उनकी कटी, राज बब्बर को दी गई टिकट, क्या लगता है उससे नफा नुकसान? क्योंकि राज बब्बर का अपना वोट बैंक नहीं है, राव इंद्रजीत सिंह यहाँ के हैं, उनका अपना जनाधार है, क्या उसमें कोई नफा नुकसान आप देखते हैं? देखिए, किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कैंडिडेट सेलेक्ट करते समय इतनी 10-15 कंसिडरेशन होती है। हर कैंडिडेट का पॉजिटिव भी होता है, कुछ नेगेटिव भी होता है। कप्तान अजय सिंह का कोई संदेह नहीं है, बहुत पॉपुलर नेता है, एक बार नहीं 6-7 बार यहाँ से हैं और उनका एक असर है, उनकी एक पकड़ है इलाके में, एक इलाके में, पूरे पार्लियामेंट्री क्षेत्र के बारे में। और दूसरा, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जब टिकट दिया होगा तो ये भी बैलेंस कर रहे होंगे कि महेंद्रगढ़ में किसे दिया है, क्या एक ही समुदाय के 2 लोगों को 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम चुना दे सकते हैं टिकट। ये सब बातें सोचनी पड़ती हैं किसी भी पार्टी को। लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि
चाहे टिकट देते वक्त थोड़ा तो हमेशा ही रहता है, और एक जिसको टिकट न मिले उसके मन में एक कसक तो रहती है। नहीं, हमारे आसपास 2 सीट पड़ती है, गुड़गांव और भिवानी महेंद्रगढ़। वहां सुरुचि चौधरी नाराज हुई, कैप्टन भी नाराज हुए, लेकिन 2 दिन बाद मान गए। अब कैप्टन अजय सिंह यादव ये कह रहे हैं कि अभी बब्बर का चुनाव नहीं है, कैप्टन का चुनाव है। और मैंने तो डंके की चोट पे पूछा कि आप गारंटी कैसे देंगे कि बब्बर मान लो चुनाव जीत भी जाए तो कहाँ मिलेंगे लोग? तो वो कहते मेरा निवास स्थान क्या लोग नहीं जानते। उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या लोग कैप्टन की बातों पर यकीन करें? बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं कल भिवानी महेंद्रगढ़ में था और मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ, वहां रावदान सिंह को टिकट देना कांग्रेस का बहुत समझदारी का फैसला था। इस वक्त वो सीट आराम से निकाल रहे हैं, कोई और होता निकलती नहीं निकलती पता नहीं। कैप्टन अजय सिंह से आज सुबह मेरी बात हुई है, उन्होंने मेरे को कहा कि भाई देखो तुम्हारे इस फंक्शन में नहीं आ पा रहा क्योंकि मुझे बिहार जाना है, लेकिन तुम संभाल लेना, हम सब लोगों को यहाँ से राज बब्बर को जिता के निकलवाना है, ये कैप्टन अजय सिंह ने मुझे कहा है। तो इसे मैं पार्टी की भावना कहता हूँ, और मुझे विश्वास था कि उन जैसा वरिष्ठ राजनेता जिसने सब ऊंच नीच देखी है, उन जैसा वरिष्ठ राजनेता पार्टी को ऊपर रखेगा, व्यक्तिगत पसंद नापसंद को नीचे। और कोई नापसंद की बात भी नहीं है भाई, ये तो इलाके के बहुत लोग चाहते थे कि कैप्टन साहब को टिकट मिले, लेकिन पार्टी को हर चीज को बैलेंस करके देखना होता है ना। और मैं समझता हूं कि कुल मिला के पार्टी ने अच्छा बैलेंस किया है, और कैप्टन साहब ने बहुत एक जिम्मेवार राजनेता के नाते, वो केवल हरियाणा के कांग्रेस के नेता नहीं है, केवल रेवाड़ी के पूर्व विधायक नहीं है, वो कांग्रेस के अखिल भारतीय ओबीसी उस सेक्शन के चेयरमैन है, राष्ट्रीय नेता है इस वक्त, और राज बब्बर स्वयं ओबीसी समाज से आते हैं। तो मैं समझता हूँ सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने एक बहुत ही परिपक्व फैसला लिया है, और इससे आगे काम बढ़ेगा। एक और चीज, हर बार मैं 4 चुनाव कवर कर चुका, लोकसभा चुनाव में मेवात है कहीं ना कहीं मुद्दा, लेकिन इस बार केंद्र में पंजाबी वोट आ गया, क्योंकि राजभर पंजाबी समुदाय से आते हैं। 2 बार यहाँ पे स्वामी धर्मदेव आ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर आ चुके हैं। क्या लगता है इस बार डेरा पंजाबी वोटों की तरफ? राव भी खुद कह चुके मेवात में जाकर के कि मुझे यहाँ से इतना नहीं जिताया जाता, अहिरवाल में आते बोला पंजाबियों ने मुझे हमेशा जिताया। किस तरीके से केंद्र में पंजाबी राव साहब करते होंगे जातियों वाली राजनीति, ना तो मैं करता हूँ ना मैं देखता हूँ। राव साहब ने जाके मेवात में बहुत गलत बात बोली। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं जिताया जाता, चलो ये तो शिकायत करना किसी का हक है। उन्होंने ये कहा कि मैं रेवाड़ी और गुड़गांव से तो जीत जाऊं, नहीं मैं रेवाड़ी गुड़गांव मिला के जीत तो गया, अब तुम लोगों ने जुड़ना है मेरे साथ, आके जुड़ लो, ये बात कह रहे हैं। ये भयानक अहंकार है, ये तो सत्ता का अहंकार है। भाई जीत तो मैं गया, बस में मैं बैठा हूं, अब तूने चढ़ना है तो चढ़ ले, नहीं तो ना से ही टाटा। ये बात आप कह रहे हैं। पिछले 2 बयान किस तरीके से देखते हैं? मैं मोदी के नाम पे चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं भी मोदी का प्यादा हूँ। जिसका इतना बड़ा नेता, बड़ा मैं इस लिहाज से कह रहा हूं कि इस इलाके के लोगों ने उन्हें बड़ा माना। मेरे इलाके के लोग जिसे बड़ा मानेंगे मैं बड़ा कहूंगा उसे। आप सिर्फ अपनी पगड़ी नहीं, इस इलाके के लाखों लोगों की पगड़ी आपके सर के ऊपर है, फिर आप प्यादा बना देते हो तो आप मेरे जैसे छोटे आदमी की हैसियत को भी कम कर देते हो। प्यादा बता रहे हो, मोदी के नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हो, तो साफ है कि राज ने राजा को नाको चने चबवा दिए हैं, ये तो साफ है। पहले कह रहे थे कि मेवात की जरूरत तो है नहीं, मैं तो जीता हुआ हूं, देना हो तो दे देना। अब मेवात के चक्कर लगा रहे हैं, अब वहां वोट का हिसाब कर रहे हैं, तो बाजी पलट रही है, पूरे हरियाणा में पलट रही है, और अब गुड़गांव और करनाल का भी नंबर आ गया है। आप अहिरवाल क्षेत्र से आते हैं, स्वयं आपका सहारनवास गांव है। 2 मुद्दे हमारे यहाँ के, अग्निवीर और ये आपके अहिर रेजिमेंट, किस तरीके से देखते हैं? अगर कांग्रेस इन 2 मुद्दों पर, राज बब्बर हालांकि कह रहे हैं अहिर रेजिमेंट को, राहुल गांधी भी कह चुके, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं, एक अहिर रेजिमेंट के मुद्दे पे किसी बड़े नेता का जवाब नहीं। भाई साहब, मैंने तो 3 साल पहले, आप भी थे, मैंने सबके सामने आके बोला था कि भाई अहिर रेजिमेंट तो बहुत ऊंची और दूर की बात है, जितना रिक्रूटमेंट आज हो रहा है वो तो बचा लो। और मैंने कहा था ये जाएगा, और ये बात साबित हो गई है। ये अग्निवीर स्कीम से मैंने यहाँ के बताया था, इस इलाके में हर साल कोई 1,500 लड़के
हमारे परमानेंट नौकरी ले रहे थे आर्मी में, और अग्निवीर स्कीम आने के बाद से पक्के के हो गए कच्चे 4 साल की ठेके की नौकरी पे, और 1,500 के हो गए सिर्फ 500। मैं चाहता हूं पहले तो इसका जवाब दे दो। आप भारत के पूर्व रक्षा राज्य मंत्री रह चुके हो, अपने इलाके को आके ये तो बता दो। ये कहना कि भाई मैं तेरे को एवरेस्ट पे चढ़ाऊंगा लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे नहीं लेके जाऊंगा, भाई एवरेस्ट पे बाद में चढ़ा लेना, पहले फर्स्ट फ्लोर पे तो ले जाओ मेरे को। लगता है मुद्दे फायदे करेंगे कांग्रेस को अग्निवीर का? अग्निवीर के बारे में इस इलाके में और यहाँ नहीं, पड़ोस राजस्थान में भी, झुंझुनू वगैरह में इतना गुस्सा आक्रोश है। मेरे गांव में कितने बच्चे दौड़ा करते थे, अब जाता हूं, हमने तो अपने घर को स्टेडियम, अपनी जमीन को स्टेडियम बना दिया है, बच्चे आते नहीं है, परेशान है। अब बड़ी बात कर लेते हैं केंद्र की राजनीति में। क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी को क्या हो गया है? कुछ तो हो गया भाई साहब, गर्मी लग गई है। मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को कहना चाहिए कि गर्मी के मौसम में चुनाव ना करवाए। देखो हमारे प्रधानमंत्री को गर्मी लग गई है, माथा गर्म है, और कैसी अनशंट बातें कह रहे हैं। एक दिन कहते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को, जिसका मतलब है ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले और घुसपैठियों को पैसा देगी, और कल क्या कहते हैं, हाय 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 हाय। अब उनकी मुद्रा देखिए आपने, क्या बोल रहे थे, हाय हाय हाय, ऐसी बात मैंने कैसे कह सकता हूं, जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा मेरा सार्वजनिक जीवन समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है प्रधानमंत्री का राजनीतिक जीवन 20 दिन पहले समाप्त हो चुका है। नहीं, सवाल मेरा बड़ा है, जब आप और हम पहले मिले थे तब तक आपको लगता था कि ऐसा कुछ कांग्रेस गेन नहीं करेगी, लेकिन क्या लगता है इस गेन के पीछे स्वयं प्रधानमंत्री है, या उनके बयान है, या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है, या फिर प्रियंका के सदे हुए बयान है, या फिर वो छत्रप हैं, या फिर राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस बार मोदी से छत्रपों को भिड़ाया है खुद को दरकिनार करते हुए, किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री के बयान ने तो मतलब वो तो करेला और नीम चढ़ा, मतलब जो हालत खराब हुई थी उसको और खराब बनाया है। राहुल गांधी के बयान ज्यादा संयत हैं, प्रियंका गांधी के भाषण काफी अच्छे हैं, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट ना मैं किसी नेता को देता ना किसी पार्टी को देता। सच बात यह है भाई साहब, पब्लिक ये चुनाव लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ। आपको लगता है केंद्र में कांग्रेस जब आ गई, जब मैनिफेस्टो को लेकर के बयान दिया गया प्रधानमंत्री का, वहीं से चुनाव पलट गया कि इनके मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग है, और उसके बाद जब लोगों ने मैनिफेस्टो की डिमांड हुई, डाउनलोड किया, पढ़ा, तमाम लोग, वहां से पूरा चुनाव पलटा। आपको लगता है? मैं तो समझता हूँ राहुल गांधी को, प्रधानमंत्री को एक फूलों का बुके भेजना चाहिए कि भाई हमारे मैनिफेस्टो का प्रचार करने के लिए धन्यवाद। पार्टियों का मैनिफेस्टो कौन पढ़ता है, कौन देखता है? प्रधानमंत्री ने प्रचार किया, लोगों ने पलट के देखा कि भाई मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो क्या है, और उनको वहां नजर आया कि एमएसपी की गारंटी, उनको नजर आया कि महिलाओं को 1 लाख रुपया, उनको नजर आया कि हर युवक को 1 साल की नौकरी की गारंटी। तो प्रधानमंत्री ने बैठ कर दिया। चुनाव देख रहे हैं, मैं तमाम आपके इंटरव्यू देखता हूं, आपने कभी केंद्र में मैनिफेस्टो को देखा आज तक? नहीं, मैं तो क्योंकि फॉर्मल स्टूडेंट रहा हूं तो मैं तो हमेशा पढ़ता हूं हर पार्टी का मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो कभी मैंने भी चुनाव में मैनिफेस्टो का जिक्रा, उसका चर्चा और उसके बारे में चुनाव में परिवर्तन, ये मैं देख रहा हूं, और इसके लिए श्रेय इस देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए कि उन्होंने मैनिफेस्टो पे चर्चा शुरू कर दी। और उसके बाद आपने देखा होगा इस देश के गणमान्य लोगों ने आमंत्रित किया मोदी जी को और राहुल गांधी को बहस करने के लिए। राहुल गांधी ने अगले दिन स्वीकार कर लिया, मोदी जी का आज तक जवाब नहीं आया। चलिए, मंगलसूत्र वाला बयान कितना आपको फायदा कर गया? क्योंकि वो बार बार आरोप लगा रहा है आपकी भैंस ले जाएंगे, आपके मंगलसूत्र ले जाएंगे, बाजरे का एक्सरे हो जाएगा, आपको मकान आपके छीन लेंगे। किस तरीके से देखते हैं उसको? मंगलसूत्र का बयान पहली बार जब मैंने सुना, सच बताऊं तो मेरे मन में उस महिला की छवि आई जिसके मंगलसूत्र का मोदी जी ने कभी मान सम्मान नहीं किया। कम से कम ये तो उनको बोलना नहीं चाहिए था। इतना तो थोड़ा सा आदमी को शर्म भी होती है ना किसी चीज की। लेकिन जब वो भैंस वैंस तक बात को ले गए तो मुझे लगा कि अब तो मतलब अब प्रधानमंत्री ने मान लिया है कि भाई मेरा आखिरी वो है, और उसके अंदर वो जो होता है ना आखिरी ओवर के अंदर जब 11th आदमी बैट्समैन आता है तो यूं ही मतलब वो फुल टॉस बॉल के ऊपर छक्का मारने की कोशिश करता है कि लग गया लप्पा तो लग गया, लप्पेबाजी करते हैं, वो हो रहा है। तो केजरीवाल की जमानत को किस तरीके से देखते हैं, कितना फायदा इंडिया गठबंधन को? देखिए, मैं तो समझता हूँ केजरीवाल की गिरफ्तारी से सबसे ज्यादा फायदा हुआ। केजरीवाल को गिरफ्तार करते ही ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस केजरीवाल के सामने चुनाव लड़ने में असमर्थ है। मैं केजरीवाल का समर्थक नहीं हूं,
उनकी पार्टी के विरोध में हूं और उनसे अलग रहा हूं, लेकिन दल से ऊंचा देश है। अगर आप एक विपक्षी दल के नेता को चुनाव के बीच में इस तरह से करो और मेरे को कानूनी बहाने दो, भाई इतना तो मैं भी जानता हूं खेल क्या था। खेल ये था कि पहले नेता को तोड़ो, फिर उसकी पार्टी को तोड़ो, फिर उसकी सरकार को तोड़ो। मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता कभी भी, जब तक लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। केजरीवाल से लड़ाई करनी है, हम सड़क पे करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। ये तरीका नहीं है। कल आज केजरीवाल का नंबर है, कल को स्टालिन का नंबर आएगा, परसों ममता बनर्जी का नंबर आएगा। ये इस देश का संविधान नहीं कहता, और ये करके बीजेपी ने अपनी कमजोरी का लक्षण दिखाया। और अब कोर्ट से बाहर आके केजरीवाल ने जिस तरह का एक माहौल बनाया है, उससे अब दिल्ली में भी इनकी 4-5 सीट जाने की संभावना बन गई है। चलिए, 4 से पार को नारे को लेकर के कांग्रेस ने जिस तरीके से कहा कि संविधान ये खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, उसको किस तरीके से देखते हैं? भाई कांग्रेस ने नहीं कहा तो इनके अपने नेता कहते हैं। इनके अपने 5 नेता बोल चुके हैं, टीवी पे बोल चुके हैं कि हमें संविधान को बदलना है, इसलिए हमें इतनी बड़ी मेजोरिटी चाहिए। कांग्रेस ने तो सिर्फ कहा कि ये लोग कह रहे हैं। पहले इन्हें की सच बात आप भी जानते हैं, आरएसएस को ना तो कभी तिरंगे में विश्वास था, ना कभी इस देश के संविधान में विश्वास था। मौका देख रहे थे, पहला मौका मिला तो इसको खत्म करेंगे, और गलतफहमी में बेचारों को लग गया कि इस बार मौका आ गया है। वो इनके मुंह से सच निकल गया। और इस देश में आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस संविधान को पवित्र पुस्तक मानता है, और जिसको लगता है, एक किसान को जैसे लगता है ना जमीन, वैसे इस देश के दलित को आरक्षण लगता है। उसको पता लग गया क्या कर रहे हो, पकड़ लिए। चलिए, 2 सवाल अंत में करेंगे। शाह कह रहे हैं हम जब तक चुनाव हुआ है 4 चरणों का, उसमें हमारी 272 सीट आ गई। किस तरीके से देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, उनको मुबारक हो। कोई गेम प्लान है आपको? मैं समझता हूँ सेटिंग हो गई है, जो कुछ होना है वो खेल भी आपको नजर आता है? देखिए, मेरे को उम्मीद है कि इस हरकत पे लोग नहीं उतरेंगे। मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूं कि जिस तरह की हरकतें पाकिस्तान में होती हैं, वैसी हरकत, वैसा दिन हमें हिंदुस्तान में नहीं देखने को मिलेगा। अभी तो मुझे सिर्फ बौखलाहट और घबराहट की बात, उन्हें इतने घबरा गए हैं, जैसे बताना पड़ रहा है नहीं 75 के बाद मोदी जी रहेंगे, क्योंकि घबराहट है। इसी तरह से घबराहट है कि लोगों को पता लग गया कि चुनाव पलटी मार रहा है, तो नहीं 272 सीट हम जीत चुके हैं। सारे टीवी के एंकर्स को रोज रात को बैठा के करवाते हैं, नहीं चुनाव वही है। उनका कॉन्फिडेंस कम नहीं हो रहा है? किस तरीके से कॉन्फिडेंस कम हो रहा है? इसीलिए तो बार बार करवा रहे हैं, इसीलिए टीवी चैनल पे 8-8 लोगों को बैठा के, नहीं चुनाव बिल्कुल नहीं बदला है, 2019 जैसा ही परिणाम आएगा। ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं, जिसमें से आपका भाई भी बोल रहा है, कि चुनाव पलट गया है। जब एक आदमी के सच में ताकत होती है कि 100 लोग चौं चौं कर रहे हो, एक आदमी सच बोल दे, कमरे में सन्नाटा हो जाता है। वो सन्नाटा एक ध्रुव राठी की जो वीडियो लगातार आए, चाहे डिक्टेटर पे आया, चाहे ब्रेन वॉश पे आया, क्या लगता है बड़ा डेंट कर गया मोदी को? भाई मैं उस बच्चे को कभी मिला नहीं हूं, लेकिन सलाम करता हूं, हमारा हरियाणा का लड़का है। और ये होती है, ये है शिक्षा। शिक्षा डिग्री नहीं होती, शिक्षा होती है लोगों की आंख खोल देना। आपको लगता है कांग्रेस को ये वीडियो गांव में चलवाने चाहिए लोगों को? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोगों ने किया है, कुछ ने तो किया, कई लोगों ने तो वीडियो वैन बना के चलाए, लेकिन कांग्रेस और पूरा विपक्ष उस हद तक प्रचार नहीं कर पा रहा है जितना करना चाहिए। इनके पास एक तो पैसे की कमी है, सब कुछ दिक्कत है, लेकिन सचमुच अगर इस देश का हर युवक ध्रुव राठी की वीडियो देख ले तो इनकी 100 सीट ना है बीजेपी वालों की। तो मैं तो ध्रुव राठी को सलाम करता हूं भाई, हमारे हरियाणा का, मेरे को इससे हरियाणा का सर ऊंचा होता है। आखिरी सवाल आपसे करेंगे। अब मुझे हरियाणा की 10 सीटों का रुझान गुड़गांव समेत मुझे चाहिए आपसे, क्योंकि आप बहुत कुछ जानते हैं। 25 तारीख को मतदान होना है। गुड़गांव में आप लोग कहाँ खड़े हैं भाई साहब? हरियाणा में कितनी सीटें मिल सकती है, कितना नुकसान? आज की तारीख में 6 सीट कांग्रेस के पास पक्की हैं और 4 में बड़ा कड़ा संघर्ष है। उन 4 में से गुड़गांव एक है, मैं मानता हूं। मैं गुड़गांव को अभी 6 में नहीं डालूंगा, गुड़गांव 4 में है। और ये भी कहता हूं, हर दिन सिचुएशन टाइट हो रही है बीजेपी के लिए। राव साहब के जीवन का सबसे कठिन चुनाव ये बन चुका है, और अगर जो हवा बह रही है अगले सप्ताह तक बह गई
तो गुड़गांव पलटेगा, और जब गुड़गांव पलटेगा तो खाली गुड़गांव नहीं, गुड़गांव पलटेगा इसका मतलब 10-0 स्कोर होगा हरियाणा में। एक लास्ट सवाल आपसे कर रहा हूं, एक अल्टीमेटम दिया गया कांग्रेस हाईकमान की तरफ से कि एक एक आदमी का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है, इस चुनाव में अगर एक भी सीट पर अगर वोटिंग लूज हुई तो विधानसभा चुनाव पे इसका असर पड़ेगा। क्या लगता है? बिल्कुल करना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा है, अच्छी बात की कांग्रेस ने कि किसी भी संगठन को करना चाहिए। बीजेपी हमेशा करती है काम कि भाई अगर तुम लोकसभा चुनाव में पार्टी की दावेदार होगे, क्योंकि गिफ्ट देने का स्कीम चलाया है क्या? बिल्कुल कांग्रेस को परीक्षा लेनी चाहिए एक एक व्यक्ति की, जो लोकसभा में काम करेगा वही विधानसभा की दावेदारी जता सकेगा। ये कांग्रेस का ही नहीं, दुनिया के किसी भी राजनीतिक पार्टी का न्यूनतम कायदा होना चाहिए। आपको लगता है कैप्टन और कैप्टन का बेटा टिकट कटने के बाद भी पसीना बहा रहे हैं, जैसे कल आयोजन हुए बब्बर को लगा? मैंने तो आपको बोला कल रात 2 बजे तक वो लोग लगे हुए थे। आज सुबह मेरे पास कैप्टन साहब का फोन आया कहते हुए, योगेंद्र भाई हम एक गांव के लोग हैं, हमें पूरी मेहनत से इस बार बब्बर को जिता के भेजना है। आप कब तक रेवाड़ी रहेंगे? फिर दौरे लगेंगे 25 तक? अभी माना जाए कि अब योगेंद्र यादव का दौरे की बात नहीं है, वैसे मेरा वोट यहीं पे है, 25 को मैंने भी अपना वोट यहीं सारणवास में डालना है और तब तक यहीं पे ही रहूंगा। वोट डालना है योगेंद्र यादव जी को, तो ये हमने बड़ी बातचीत आपको दिखाई, तमाम मुद्दों पर हमने बात कर ली है। योगेंद्र यादव जी ने हर सवाल का जवाब दिया, लेकिन 25 तारीख तक यहीं रहेंगे। लेकिन किस तरीके से अभी रुख को बदलेंगे, तमाम लोगों की निगाहें हरियाणा के चुनाव पे लगी हुई है, और खासकर योगेंद्र यादव जी ने जिस तरीके से गुरुग्राम लोकसभा सीट को लेकर के बड़ी बातें कही हैं, उस पर क्या असर होगा, कितना भी चुनाव पलटेगा। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।